हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग जो है नवीन राज के उदय के सीरीज में बंगाल लेके चल रहे थे, जो इसका अंतिम भाग है। दोस्तों, अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा होगा तो ये बहुत बड़ा आपके लिए मिसिंग होगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका है वीडियो, काइंडली आप वहां से उसको समझने का प्रयास करें, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, तो चलिए आज हम इसको लास्ट करते हैं बंगाल 3 में। और याद रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन। यानी कि हम लोग आज इतना को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाए हैं और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपको पता है, कल अगले वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। और ये जो है इसका वर्णन गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में किया। सियार उल मुतखैरीन, याद रखिएगा इस पुस्तक में, यानी पूछता है कि प्लासी का युद्ध का वर्णन किसने किया, तो याद रखिएगा सियार उल मुतखैरीन में गुलाम हुसैन ने किया था। ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता है दोस्त कि जो है मिर्जा जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया और अंग्रेजी शक्ति का भारत में क्या हो गया, स्थापना। बहुत तेजी से अंग्रेज भारत में आगे की ओर बढ़ गए। अगर सिराजुद्दौला को, अगर मिर्जा जाफर गद्दारी उसके साथ नहीं करता तो अंग्रेज जो है भारत में स्थापित शायद नहीं होते। याद रखिएगा दोस्तों, तो मिर्जा जाफर की गद्दारी ने अंग्रेजों को भारत में पनपने का मौका दे दिया। खैर, और एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जदुनत सरकार, ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में मध्यकाल की समाप्ति हो गई और आधुनिक भारत का उदय हुआ। ये चीज कहते जदुनत सरकार, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? आलमगीर द्वितीय। ये भी परीक्षा में पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय। दोस्तों, आपको पता है कि जब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने क्या कर दिया, गद्दारी से उसको युद्ध में हराने पर मजबूर कर दिया, तो शर्तों के अनुसार बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। और ये 1757 से 1760 तक ये बंगाल का नवाब रहता है दोस्तों, ठीक है। और इसका अंग्रेजों ने क्या किया, यूज किया। यानी कि मीर जाफर को क्या किया गया, यूज किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जब मन तब पैसा का डिमांड कर दिया जाता था। इतना ज्यादा पैसा का डिमांड कर दिया जाता था कि सिराजुद्दौला का जो ये सेनापति था, जो गद्दार सेनापति, इसकी स्थिति भी खराब हो गई। क्योंकि अंग्रेज किसी के नहीं थे दोस्तों, याद रख लीजिएगा। उनका एक ही मकसद था, भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करना, अपना फायदा लेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना और मीर जाफर का गद्दी पर बैठना प्रथम क्रांति कहा जाता है। यह ऐसे स्टेटमेंट है क्योंकि इसने क्या किया, इसने गद्दारी करके गद्दी पर बैठा और अंग्रेजों के भारत में शासन करने का रास्ता को क्या कर दिया, खोल दिया। तो याद रखिएगा, मीर जाफर का गद्दी पर बैठना प्रथम क्रांति कहा जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। ये जो मीर जाफर है ना, मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। इस चीज को याद रखिएगा। जैसा मीर जाफर था, याद रखिएगा, मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़, यानी कि जैसा लॉर्ड क्लाइव कहता था वैसा ही ये क्या करता था, मीर जाफर करता था। याद रखिएगा, यानी कि उसी के इशारे पर ये काम करता था दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों की मांगों के आगे ये काफी मजबूर हो गया और इसका खजाना जो है, राजस्व जो है, खाली हो गया। यानी मीर जाफर ने अंग्रेजों को इतना धन देने लगा कि इसकी स्थिति खराब हो गई। मीर जाफर को इस बात का एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही अगर हम दान करते रहे तो पता चला कि हमारे साम्राज्य में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा हमारे पास। तो वो सावधान हुआ और कुछ अपने आप को, भैया कोई भी चीज है, शासन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब ये तो सारा पैसा अंग्रेजों को देने में लगा, तो ये कुछ अंत में सुधरा और सुधरने का प्रयास में इसने क्या किया कि अंग्रेजों को कुछ देना क्या किया, कम किया। और ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, उनको तो पैसा चाहिए था। तो मीर जाफर पर नजर रखने के लिए, कहीं मीर जाफर गद्दारी ना करे, तो याद रखिएगा ल्यूक स्क्राफ्टन,
ल्यूक स्क्रैफर्टन को बंगाल का रेजिडेंट बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो ल्यूक स्क्रैफर्टन था, ये बंगाल में रेजिडेंट बना, एक प्रकार का अधिकारी था जो नजर बनाए रखता था किस पर, मिर्जाफर पर। कि क्यों नजर बनाए रखना चाहता था? क्योंकि वह चाहता था, अंग्रेज चाहते थे कि ये कहीं गद्दारी मत कर दे, ठीक है। क्योंकि उनके लिए क्या था, सोने का अंडा देने वाला क्या था, एक मुर्गी था, ठीक है, बस और कुछ नहीं था, याद रखिएगा। तो ल्यूक स्क्रैफर्टन जो था, इसका यही काम था मिर्जाफर पर नजर बनाए रखना, इसीलिए इनको बंगाल का रेजिडेंट बनाया गया। तो ये परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। अंग्रेज भारत में काफी तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। बेदरा का युद्ध हुआ 1759, ये भी काफी वीवीआई है दोस्तों। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। और याद रखिएगा कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, हरा दिया, और उसको भारत छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। तो आपको पता है कि एक जो कंपनी थे इसको भगा दिया इन्होंने, और अपनी स्थिति को भारत में क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। यानी कि अंग्रेज मजबूती से, तेजी से, आप कह सकते हो तेजी से आगे बढ़ रहे थे भारत पे अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, ठीक है। और 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंपनी का भी भारत से क्या हो जाता है, उनकी भी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं डच कंपनी भी भारत में व्यापार कर रही थी, इसको भी मार के भगा दिया अंग्रेजों ने। और 1760 में जो थोड़ा बहुत अंग्रेजों का विरोध करती थी फ्रांसीसी, उनका भी स्थिति कमजोर हो गया। यानी कि बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति भी भारत में क्या हो गई, कमजोर हो गई, और एक ही मात्र शक्ति रह गई भारत में, जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। और इधर से क्या था कि मिर्जाफर जो है, जो थोड़ा बहुत जो है, अब देखो मिर्जाफर अब इनको राजस्व देना कम कर दिया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी नहीं रहा। तो इसको क्या करने लगे, ये लोग हटाने का प्रयास किए। और अंग्रेजों ने मिर्जाफर पर, बताइए, इतना इनका वफादारी करने वाला नवाब, अंग्रेजों का वफादारी था ना। तो याद रखिएगा, इस पर आरोप लगाया। अब इसको हटाना था, इसको हटाना था मिर्जाफर को। तो याद रखिएगा, इस पर आरोप लगाया गया मिर्जाफर पे कि आप डचों का क्या कर रहे थे, आप डचों का समर्थन कर रहे थे, इसीलिए हम आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अब 1760 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव वापस लंदन चला जाता है। जब लॉर्ड क्लाइव वापस लंदन चला जाता है, जो मिर्जाफर का समझ लो गुरुजी था, यानी कि उसी के बातों को मानता था मिर्जाफर, अब उसका सबसे बड़ा समर्थक तो वापस लंदन चला गया। तो अंग्रेज ये प्लान बनाएंगे। तो लॉर्ड क्लाइव के, आपको पता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव के बाद जब लॉर्ड क्लाइव चला गया लंदन, तो कुछ समय के लिए हॉलवेल जो है कार्यवाहक बंगाल का गवर्नर बने। हॉलवेल जो है बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर बना, और उसने सलाह दिया जो आने वाला जो परमानेंट गवर्नर था बेंसीटॉट, तो हॉलवेल ने बेंसीटॉट को सलाह दिया कि आप जो है मिर्जाफर को गद्दी से हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दीजिए, क्योंकि यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। और मीर कासिम के भी मन में बंगाल का नवाब बनने का सपना था। तो अंग्रेज बंगाल का नवाब, प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति इतना मजबूत हो गई थी कि बंगाल में कौन नवाब बनेगा, कौन नवाब नहीं बनेगा, इसका तय कौन करने लगे, अब अंग्रेज। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, सौदा हुआ। यानी कि मीर कासिम, मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने के लिए जो आगे जो परमानेंट जो बंगाल का गवर्नर बनेगा बेंसीटॉट, वो मीर कासिम से क्या करेगा, समझौता। तो अगला जो आपका नवाब बनेगा, याद रखिएगा, बंगाल का मिर्जाफर के बाद वो बनेगा मीर कासिम, 1760 से लेकर 1763। और देखिए नवाब बनने के लिए बेंसीटॉट ने मीर कासिम से समझौता कर 1760 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब बना दिया दोस्तों, ठीक है। और नवाब बनने के लिए मीर कासिम ने, याद रखिएगा, देखिए नवाब बनने का कितना बड़ा शौक होता है, उसके लिए कुछ भी लोग करने को तैयार थे। याद रखिएगा, नवाब बनने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिया। समझ गए। तो ये परीक्षा में पूछता है कि नवाब बनने के मीर कासिम ने अंग्रेजों को कौन से 3 जिले बंगाल के दे दिए। तो याद रखिएगा, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, और चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखो दोस्तों, हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको यहां हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा प्रयास सही लग रहा हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है। आपके, हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी। देखिए यहां पर कह रहा है, अब देखो सर,
मीर कासिम जो था ना, मीर कासिम बहुत समझदार शासक था। भले ही उसने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिया, लेकिन वो मीर जाफर जैसा नहीं था। वो ये जानता था कि अंग्रेज किसी के नहीं है, वो ये जानता था कि अंग्रेज किसी के नहीं है, और अपना जो स्थिति मजबूत नहीं करेंगे तो इसको तो अंग्रेज हमको भी यहां से हटा देंगे या दूसरा को बिठा देंगे। तो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था कौन? मीर कासिम। थोड़ा समझदार शासक रहा और अंग्रेजों की नीति को और नियत को, वो दोनों को बहुत भली भांति क्या करता था दोस्तों? पहचानता था। ध्यानपूर्वक इसको समझना है। इसने क्या किया? अपनी सेना को मजबूत करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों का नियुक्ति करना शुरू किया। यूरोपीय अधिकारी कहने का मतलब है कि जो अपनी सैनिक थी उसकी, उस सैनिकों को मतलब प्रशिक्षण करने के लिए यूरोपीय अधिकारी को नियुक्त किया, ताकि उसकी सेना अंग्रेजों की तरह क्या हो? एक मजबूत सेना हो। याद रखिएगा। और उसने इसलिए मुंगेर में तोपों और बंदूकों का कारखाना बनाया। याद रखिएगा, पूछता है कि मुंगेर में तोपों और बंदूकों का कारखाना किसने बनाया दोस्तों? मीर कासिम ने बनाया। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, ये अपना जो है भारत है, और ये वाला एरिया में ये मुर्शिदाबाद जो है वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया है, मुर्शिदाबाद। ठीक है। और यहां पर है आपका कलकत्ता था। ठीक है। तो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर तो यहां पर था कलकत्ता में, और इसकी राजधानी थी कहां? मुर्शिदाबाद। तो मतलब बंगाल की राजधानी कहां थी? मुर्शिदाबाद। तो याद रखिएगा, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में यहां से बहुत नजदीक रहता था। तो अंग्रेज जो है इस पर नजर आराम से बनाए रखते थे। किस पर? मीर कासिम पर। मीर कासिम बोला कि भाई साहब, ये हम इतना नजदीक रहेंगे अंग्रेजों के, तो हमको ये कुछ भी काम करने नहीं देगा। तो दोस्तों, इसने अपनी राजधानी बिहार में मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर बना दिया। याद रखिएगा। पूछता है क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों से दूर होना चाहता था नजर से, ताकि कुछ अपना काम खुलकर कर सके। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम। दोस्तों, बंगाल की जो प्रारंभिक राजधानी थी ढाका थी, और ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए थे मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गए दोस्तों? मीर कासिम। इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? मुंगेर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के चंगुल से वो बचना चाहता था, खुलकर काम करना चाहता था। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो किसी के नहीं थे दोस्तों, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा था। याद रखिएगा, और दूसरा चीज नहीं। 1763 ईस्वी में इसने समस्त व्यापारिक कर एवं चुंगियों को समाप्त कर दिया। बोला कि कोई भी टैक्स वैक्स और ये जो चुंगी जो व्यापार जो टैक्स लगता है, व्यापारिक कर और चुंगी जो लगता है, ये सब को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब अंग्रेजों को लॉस होने लगा। भैया, सब व्यापारिक टैक्स तुम समाप्त कर रहे हो तो हमको तो लॉस हो जाएगा। तो अंग्रेज भी क्या हो, 1763 ईस्वी में इसने समस्त व्यापारिक कर एवं चुंगियों को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। आपको पता है दोस्त कि अंग्रेजों को दस्तक मिला हुआ था, फ्री पास मिला हुआ था, कि यानी कि वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में वो फ्री में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, इससे अंग्रेजों को बहुत सारा फायदा होता था, और उसी पास का वो लोग दूसरे व्यापारी को पैसा लेकर दूसरे व्यापारी को भी बंगाल में फ्री में व्यापार करने का अनुमति दे देते थे। तो इस सब चीजों से नवाब को खराब लग रहा था। तो उसने बोला कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि पूरा का पूरा ये जो व्यापारिक कर और चुंगी है, ये सबको क्या कर दो? समाप्त कर दो, ताकि अंग्रेज फ्री पास का दुरुपयोग ना करे। मतलब इसने कुछ हद तक बढ़िया काम किया दोस्तों। याद रखिएगा, इसने जर्मन सेनापति समरू, जिसका ओरिजिनल नाम था वाल्टर रिनहॉर्ड, इसको अपना सेनापति बनाया। पहले ही आपको बताया था दोस्तों, इसने यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्ति की सेना को प्रशिक्षण करने के लिए, और जर्मन सेनापति समरू को उसने क्या किया? सेनापति बनाया, और इसका नाम क्या था? वाल्टर रिनहॉर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है। और जब इसने जर्मन सेनापति जो है, जब इसने समरू को बनाया, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और याद रखिएगा, ये एक व्यक्ति रहा कि एजेंट एलिस। ये क्या रहा? इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि पटना हत्याकांड होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है डेट के साथ,
क्या होता है दोस्तों, जब जब अंग्रेजों को लग जाता है कि मीर कासिम हमारे काम का नहीं रहा, ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो पटना में एक एजेंट, अंग्रेज एजेंट था एलिस, उसको कलकत्ता से ऑर्डर आता है कि आप पटना पर क्या कर लिए, कब्जा कर लीजिए। आज जब इसकी सूचना मीर कासिम को जाती है तो मीर कासिम आता है और इन सारे अंग्रेज अधिकारियों को मारता है और एलिस को भी हत्या कर देता है और पटना पर कब्जा कर लेता है, और इसी को हम लोग पटना हत्याकांड कहते हैं। तो पूछता है कि पटना हत्याकांड की घटना किस नवाब के समय हुई, तो क्या मारिएगा, मीर कासिम। ठीक है, अब तो भाई ओपन चैलेंज हो गया, यानी कि अंग्रेजों को लग गया कि नहीं भाई अब तो है, मीर कासिम को हटाया जाना चाहिए, ओपन चैलेंज हो गया। और फिर अंग्रेजों ने फिर से किसको बना दिया, बंगाल का नवाब, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल को नवाब। क्या आपको पता है कि जो पटना हत्याकांड हुआ उसके बाद अंग्रेजों से सीधे ही टक्कर हो गई किसकी, मीर कासिम की, क्योंकि अंग्रेज जो है मीर कासिम के बाद फिर से बंगाल का नवाब किसको बना दिए थे, मीर जाफर को। तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। अब ये देखिए कटवा का युद्ध, ये सब याद रखिएगा दोस्त, कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763। देखिए क्या हुआ, आपको थोड़ा बता दे कि आपको पता है कि ये जो है उस समय बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था मीर कासिम ने। तो मीर कासिम जो है मुंगेर से चलता है और याद रख लेना उसको बक्सर तक पहुंचना था। तो याद रखिएगा कटवा का युद्ध होता है 9 जुलाई 1763 अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। फिर गिरिया का युद्ध होता है सितंबर 1763 में, ठीक है। और फिर उदय नाला का युद्ध होता है 1763 में। और इस तरीके से दोस्तों, लेकिन ये तीनों ही युद्धों में मीर कासिम जो है अंग्रेजों से हार जाता है और अंत में मीर कासिम जो है त्रिगुट सेना बनाता है। अब उसको लगता है कि अकेले अंग्रेजों से पार पाना मुश्किल है, तो याद रखिएगा एक युद्ध का बैकग्राउंड तैयार होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध का नाम, इसको कब हुआ, ये डेट के साथ परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, 22 अक्टूबर 1764। एकदम इसको डेट को याद रखिएगा, न जाने कितनी बार बिहार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। मीर कासिम तीनों युद्ध में हार चुका है अंग्रेजों से और वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। जिस तरह पलासी के युद्ध में आलमगीर द्वितीय था दोस्तों, उसी तरीके से बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तो उसको अपने में मिलाता है मीर कासिम, और खुद तो रहता ही है, और सुजाउद्दौला अवध के नवाब को भी अपने में मिला लेता है। तो एक तरफ इसकी त्रिगुट सेना और एक अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था दोस्तों, हेक्टर मुनरो। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था उस समय बेंसीटॉट, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव अभी भी लंदन में है, लेकिन वो आ जाएगा तुरंत, हम लोग आगे जान जाएंगे। फिर पूछता है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर। आपको बताया था कि मीर कासिम के बाद क्या बना दिया गया था, मीर जाफर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़का लोग मीर कासिम और मीर जाफर में फंस जाता है। मीर कासिम तो युद्ध में लगा हुआ था, तो मीर जाफर होगा। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो गई, जीत हो गई। यानी कि बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक रूप से वास्तविक उनकी शक्ति क्या हो गई, स्थापित हो गई, ठीक है। देखो पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का जो है क्या कह सकते हो, शक्ति का मतलब विस्तार का शुरुआत होता है। और वास्तविक रूप से उनकी शक्ति कब स्थापित हो जाती है बंगाल में, जब वो बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति कब मतलब स्थापित हो गई, तो बक्सर के युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है कि बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत होती है और लॉर्ड क्लाइव आ जाता है 1765 में, दोबारा वो बंगाल का गवर्नर बन के आ जाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटॉट था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि का बात आएगा दोस्तों, तो यहां पर लॉर्ड क्लाइव वापस आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो इलाहाबाद की संधि दो बार हुई थी और दो शासकों के साथ हुई थी, क्योंकि मीर कासिम युद्ध के मैदान में से मतलब भाग चुका था। और कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजों से छुपते छुपते
वो दिल्ली के जामा मस्जिद में भेष बदल कर रहता था, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर, और वहीं पर उसकी भीख मांगते हुई उसकी मौत भी होगी। बड़ा दर्दनाक मौत रहा उसका। खैर उस बात की बातें है। इलाहाबाद की संधि जो हुई 12 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765, क्योंकि दो लोग बच चुके थे, एक थे शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। ये दोनों अंग्रेजों के शरण में चले गए, माई बाप बचा लीजिए, ठीक है हमसे गलती हो गई। लेकिन अंग्रेज तो माफ करेंगे, बट इनसे पूरा अपना फायदा लेंगे। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव प्लस शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कब दिया? तो 12 अगस्त 1765 को। और कौन सा संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत। दीवानी अधिकार कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अब अंग्रेज जो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा में डायरेक्ट क्या करेंगे? राजस्व प्राप्त करेंगे, यानी टैक्स अब वही वसूल करेंगे, ठीक है अंग्रेज, याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप चुपचाप क्या कीजिए, आप मुगल बादशाह बने रहिए, सारा काम हम करेंगे, आपको 26 लाख रुपए का हम क्या करते हैं? पेंशन देंगे सालाना। तो अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए पेंशन शाह आलम द्वितीय को देना क्या किया? स्वीकार किया। और शाह, चूंकि मुगल बादशाह था ना, इसको खुश करना जरूरी था, क्योंकि इसी के कलम से पूरा कुछ भी होता तो इसी के कलम से होता। और शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद मिला। अब देखिए दोस्तों, ये जो कड़ा और इसको तो कुछ माफ भी कर दिया अंग्रेज, सुजाउद्दौला को तो बेचारा लपेटे दिया सब। देखो क्या क्या किया। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला। आपको पता है शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद का एरिया मिला। किससे मिला? सुजाउद्दौला ने अपने अवध एरिया से, ये अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र निकालकर किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को। तो देखो तो इसका हर्जाना कितना जबरदस्त था। इसको तो बहुत कुछ दिया, 26 लाख का रुपए का सालाना पेंशन भी दिया, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी इसको दे दिया, लेकिन इससे तो बेचारा पूरा का पूरा हर्जाना ले लिया। यानी बक्सर के युद्ध में जो भी खर्चा अंग्रेजों का हुआ, उसका सारा खर्चा निकाल लिया किससे? सुजाउद्दौला से। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उसको बोला कि हमको 50 लाख रुपया दो, मेरा 50 लाख रुपया बक्सर के युद्ध में खर्चा हुआ है, ठीक है, और ये 50 लाख रुपया दो, तब तुमको हम माफ करेंगे। तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में इसने अंग्रेजों को कितना लाख रुपया दिया? 50 लाख रुपए। और याद रखिएगा, ये पेंशन के बारे में भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि शाह आलम द्वितीय को कितना पेंशन सालाना मिलता था अंग्रेजों के द्वारा? 26 लाख, ठीक है। आगे जो है, इसके बाद जो मिर्जाफर के बाद बंगाल का, मिर्जाफर की मौत हो जाती है, तो मिर्जाफर के बाद नजमुद्दौला 1765 से 1766 के बीच में बंगाल का नवाब बनता है। और याद रखिएगा यहां पर एक चीज कि क्या था, इसको आप एक चीज याद रखिएगा, नजमुद्दौला अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बना था, यानी कि अंग्रेजों ने ही इसको नवाब बनाया था, यानी कि पूरी तरीके से अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी कि अंग्रेजों के मतलब देखभाल में नवाब बनने वाला कौन था? नजमुद्दौला। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखो, अब ये लोग का कुछ ज्यादा इतिहास में नाम नहीं है, बस केवल बस का आपको पढ़ना है, बस देख लेना है एक बार। उसके बाद सैफुद्दौला 1766 से 1770 और मुबारक उद्दौला, ये बंगाल का अंतिम नवाब था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला। और वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर आता है, वो क्या करता है? नवाबी पदे को समाप्त करता है। क्योंकि बंगाल में वास्तविक शक्ति अंग्रेज बन गए थे, अब इनका कोई मुकाबला नहीं था। ओरिजिनल मालिक थे बंगाल के कौन? अंग्रेज। तो पूछता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। ये भी पूछता है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल से नवाबी पद को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, बीबीआई, ठीक है। अब ये जो बात है सर, बीबीआई है बंगाल में द्वैत शासन। अब लेकिन आपको क्या पूछेगा कि द्वैत शासन की अवधि कब से कब रहा? तो 1765 से लेकर 1772 तक, ठीक है दोस्तों। और द्वैत शासन का जनक था लियोनस कर्टियस। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये द्वैत शासन कहने का मतलब है दोहरा शासन, दो लोगों का शासन। तो द्वैत शासन का जनक कौन था? लियोनस कर्टियस। लेकिन पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन को, व्यवस्था को किसने शुरू किया?
तो क्या मारिएगा, लॉर्ड क्लाइव। और कब शुरू किया, 1765 ईस्वी में शुरू किया। दोस्तों एक तरफ अंग्रेजों को दो अधिकार मिल गए, दीवानी अधिकार तो दे दिया शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की जो संधि हुआ था 12 अगस्त 1765, बंगाल बिहार उड़ीसा। तो दीवानी अधिकार के तहत वो क्या करते थे कि वह अंग्रेजों के पास राजस्व का अधिकार हो गया, मतलब पैसा वसूलने का। लेकिन अंग्रेज अभी भी भारत में, भले ही वो शक्ति स्थापित हो गए थे, लेकिन अभी भी इनकी उतनी सेना नहीं थी, क्योंकि भारत की जो जनता थी, याद रखिएगा, जनता कभी ये स्वीकार अंग्रेजों को डायरेक्ट टैक्स नहीं दे सकती थी। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि उनको अंग्रेजों को डर था कि अगर हम टैक्स मांगने जाएंगे तो ये जनता हमको मार के भगा देंगे। ठीक है, उन्होंने नायब नाजिम बनाए, यानी कि राजस्व वसूल करने के लिए एक पद बनाया जिसका नाम क्या है, नायब नाजिम। और नायब नाजिम का काम था कि टैक्स वसूल करना बंगाल बिहार उड़ीसा से। ठीक है, तो देखो उन्होंने भारतीयों को चुना। देखो अंग्रेज कितना समझदार थे सर, समझ लो, उन्होंने डायरेक्ट पैसा वसूलने के लिए वो खुद नहीं गए, भारतीयों को नियुक्त कर दिया, बोला कि आप जाकर पैसा वसूल करो। तो बिहार का नायब नाजिम कौन बना, सिताब राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। और बंगाल का बना रजा खान, बंगाल का नायब नाजिम कौन बना, रजा खान। और ये लोग बंगाल से, और उड़ीसा का याद रखिएगा, उड़ीसा का सेठ दुर्लभ। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि उड़ीसा में कौन टैक्स वसूलता था, तो याद रखिएगा सेठ दुर्लभ। तो इस तरीके से दोस्तों, और ये देखिए निजामत अधिकार किसके पास रहा, तो बंगाल के नवाब के पास, और इसका काम था रक्षा प्रशासन और सेना का देखभाल करना। तो यहां पर दो शासन हो रहा है सर, अंग्रेजों के पास है दीवानी अधिकार जो राजस्व का बंगाल बिहार उड़ीसा में वसूलेंगे, और एक निजामत अधिकार यानी कि बंगाल के नवाब के पास है। और ये दो शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा शासन। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को था दोस्तों, ये द्वैत शासन, ये दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास था, आपको पहले ही बताए, और ये निजामत अधिकार था बंगाल के नवाब के पास। ठीक है, तो दो शासन हो रहा है, एक अंग्रेज शासन कर रहे हैं, दीवानी राजस्व वसूल कर रहे हैं, और प्रशासन और रक्षा का जिम्मेवारी किसको दी गई है, बंगाल के नवाब को। तो दोहरा शासन, इसी को कहते हैं द्वैत शासन। दोस्तों अब ये और राजस्व वसूलने के बाद अन्य जो भी प्रशासन की जिम्मेवारी हुई, रोड बनाना हो, सड़क बनाना हो, प्रशासन में पैसा खर्चा करना हो, रक्षा में पैसा खर्चा करना हो, तो ये सारा काम अब बंगाल के नवाब करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी होगी, यानी माल पानी रखने का पूरा अधिकार अंग्रेज अपने पास रखे। दोस्तों इसको कम पैसा देते थे, याद रखिएगा, और कम पैसा में ही इसको रक्षा का काम करना होता था, प्रशासन का काम करना होता था, ये सब। तो आप सोच सकते हो कि अंग्रेज जो है द्वैत शासन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। ठीक है, परिणाम में क्या अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ, इसको भी आप समझिए कि कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया, क्योंकि दीवानी अधिकार तो वो अपने पास रखे हुए थे और निजामत अधिकार दे दिए थे बंगाल के नवाब को, तो इनका कार्यभार क्या हो गया था, हल्का। और 3 करोड़ मालगुजारी प्राप्त किए थे दोस्त, 1765 से लेकर 1772 तक। याद रखिएगा 3 करोड़ उस समय, यानी 1765 में। आप 3 करोड़ का वैल्यू आप समझ लो, आज के संदर्भ में अरबों खरबों में जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो था 1765 से 1772 कंपनी ने 3 करोड़ मालगुजारी के रूप में प्राप्त किया दोस्तों, याद रखिएगा। और ये इनको टैक्स चाहिए था, चाहे जैसे टैक्स आए, हमको उससे मतलब नहीं है। आपको बता रहे कि जब रजा खान और सिताब राय और जो दुर्लभ थे, दुर्लभ सेठ जो बंगाल उड़ीसा में राजस्व वसूलते थे, उन्होंने कंपनी को खत लिखा कि सर भयंकर जो है अकाल पड़ा है, भयंकर अकाल पड़ा है, और किसान जो है मालगुजारी राजस्व देने के सक्षम नहीं है। तो उधर से ऑर्डर आता है कि बोलो कि घास बेचकर भी हमको राजस्व वसूल कर दे। यानी कि इस तरीके से मतलब अंग्रेज जो है मनमानी तरीके से राजस्व को वसूले। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्त, और अराजकता फैलती थी, और बंगाल के नवाब के पास उतना संसाधन और पैसा नहीं था कि इसको शांत करे। तो लोग किस पे गुस्सा करेंगे, क्योंकि रक्षा और प्रशासन की जिम्मेवारी किसको थी, निजामत अधिकार बंगाल के नवाब को। तो लोग किसको भड़क गए, बंगाल के नवाब पर भड़क जाते थे, क्योंकि आप
कैसे आप प्रशासन चला रहे हो कि हमारे पास जो है हम यहाँ रो रहे हैं, मर रहे हैं और आप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सब कारण से जो द्वैध शासन व्यवस्था में क्या हो गया कि अराजकता फैल गया बंगाल में, मारपीट की घटनाएं ज्यादा होने लगी। परिणाम हुए भ्रष्टाचार बढ़ गए, कृषि और उद्योग धंधे चौपट हो गए, क्योंकि अंग्रेज जो है कृषि और उद्योग धंधों पर ध्यान नहीं देते थे, ये क्या हो गया, चौपट हो गया। और 1770 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपना पैसा वसूलने पर रहे। अंत में दोस्तों जब याद रखिएगा, जब वारेन हेस्टिंग्स, इसको याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है, आगे चलकर गवर्नर पद को समाप्त कर जाता है, गवर्नर जनरल का पद आता है। तो वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो याद रख लेना दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1772 ईस्वी में यह द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है। तो द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कौन करता है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कब करता है, तो 1772 में, क्योंकि द्वैध शासन की अवधि आपको पहले ही लिखवा दी है, 1765 से 1772। पूरे यूरोप में अंग्रेजों की किरकिरी होने लगी कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, वहां के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे। मजबूरन कंपनी को यह ऑर्डर देना पड़ा कि द्वैध शासन को बंगाल से क्या कर दो, खत्म कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बंगाल से जो भी फैक्ट बनते हैं तो हमने इसको कर दिया। इसको हम लोग 3 खंडों में पढ़े हैं, इसका 2 वीडियो पहले ही अपलोडेड है, कृपया करके जरूर उसको देखिएगा और बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद होगा। 1-2 क्वेश्चन तो आपको दिला ही देगा दोस्तों। तो प्लीज अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।